प्रिंसिपल मैम का थैंक यू करना चाहते हैं, ताकि उन्होंने मेरे को मौका दिया, और मौका इसलिए दिया ताकि आप पढ़ाई कम कर सकें। कितने बच्चे चाहते हैं कम पढ़ना? अच्छा नहीं, कितने बच्चे कम पढ़ के मैक्सिमम अच्छे नंबर लाना चाहते हैं? ये हाथ खड़ा करें। कम पढ़ के अच्छे नंबर कितना बच्चा लाना चाहता है? ज्यादा पढ़ के कम नंबर कौन लाना चाहता है? पहले ही मेरी बात सुनिए, तब आप अपना जो है हाथ उठाइए, तब मैं समझूंगा। कितने बच्चे कम पढ़कर ज्यादा नंबर लाना चाहते हैं? वेरी गुड, आप भी लाएंगे, ये बच्चे पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग जो है इस पॉइंट पर डिस्कस करेंगे कि किस तरह आप अपनी स्टडी को स्मार्ट स्टडी में बनाएं। और नंबर फर्स्ट, सभी बच्चे यहाँ पर 6th to 10th हैं, और 10th क्लास के कितने बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं? अब आप लोगों का बोर्ड एग्जाम है, आप लोगों को पता होगा अच्छे नंबर लाना है कि कम नंबर लाना है? थोड़ा लाउड जो अच्छे नंबर लाना। तो अब ड्यूरेशन क्या है? अब समय कम बचा है, उसमें किस तरीके से आप अपनी स्टडी को करें ताकि आपका एग्जाम में किया हुआ सवाल गलत हो कि सही हो? सही, वेरी गुड। और आता हुआ सवाल छूटे कि ना छूटे? ना छूटे। इसकी स्ट्रेटजी हम यहाँ पर डिस्कस करें, ठीक? यदि आपको पता चल जाएगा तो आपके लिए बेनिफिट होगा कि नहीं? तो अब दूसरा पॉइंट होता है, इसके लिए पेपर के पहले आपको क्या करनी पड़ेगी? तैयारी, पढ़ना पड़ेगा। और जब बच्चे आप लोग पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, तो जब पर्सन पढ़ते हैं तो मैम जब पढ़ाती है क्लास में या सर पढ़ाते हैं, आप ट्यूशन भी जाते होंगे, वहां पे समझ में ज्यादातर बच्चों को आता है। लेकिन जब आप अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने में कंफ्यूजन हो जाता है कि कहां से शुरुआत करें। कितने बच्चों के साथ ये समस्या है? काफी लोगों के साथ है। तो हम आपको एक तरीका बताएंगे जिसके माध्यम से आप जो कंसेप्ट को रियल में समझ रहे हैं उसे इजीली अप्लाई करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर डेवलप हो। तो इस ऐसा करने से आपको बेनिफिट ज्यादा होगा कि कम? ज्यादा। अब ज्यादा कैसे होगा वो भी बता रहा हूं। बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन आता है, और डेरिवेशन का नंबर होता है 4, और यदि आप उसके सभी स्टेप को प्रॉपर वे में आप लिख लेते तो फुल मार्क्स मिलेंगे कि नहीं? लेकिन अभी क्या करते हैं, आप रट के लिख देते। तो जब रटके आप जब लिखोगे तो कुछ ना कुछ स्टेप आपसे भूल जाते और नंबर आपके कम हो जाते। तो हम आपको एक तरीका बताएंगे जिसमें कोई रटने की आवश्यकता नहीं, केवल आप प्रॉपर वे में जब आप समझेंगे तो इजीली आप अपने मन से हर एक स्टेप को अपनी स्टाइल से लिखेंगे और आपके फुल मार्क्स भी मिलेंगे। इस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में या स्कूल एग्जाम में आपके अनुसार नंबर आ जाएंगे। दूसरा अब आता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, सवाल जिसे बोलते हैं। अब सवालों को जब हम लगाते हैं तो फॉर्मूला के द्वारा सवाल सॉल्व होता है, ये सब बच्चे जानते हैं। जो बच्चा पढ़ता है उसे फॉर्मूला भी आता है, लेकिन जब आप उस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करते वक्त या तो कंफ्यूज हो जाते होंगे, और यदि आपने पूरी तरीके से अप्लाई किया तो ज्यादातर आंसर गलत आ जाता और कुछ का आंसर ऐसा नहीं सही भी आता। तो फॉर्मूला को सवाल में किस तरह लगाए जिससे आपके अंदर कोई कंफ्यूजन ना हो, और जो सवाल आपने अटेम्प्ट किया है वो गलत हो कि सही हो? कितने बच्चे गलत कहेंगे? कितने बच्चे सही कहेंगे?
तो ये 3 पॉइंट पर आप क्या करेंगे, फोकस करेंगे। सबसे पहले कंसेप्ट को किस तरीके से पढ़े, दूसरा सवालों को सॉल्व करने में फार्मूले को किन बातों का ध्यान रखते हुए लगाए, और थर्ड पेपर किस तरीके से दे जिससे आता हुआ सवाल छूटे कि ना छूटे, ना छूटे, और जो सवाल आपने अटेम्प्ट किया वो गलत हो कि सही हो, सही। यदि आपने 3 फैक्टर पे कंट्रोल कर लिया तो पढ़ाई कम और आउटपुट ज्यादा। कितने बच्चे चाहते हैं, अब तो समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, आपको समझ में नहीं आया क्या कहना चाहते हो, बताइए। नहीं पता, कोई बात नहीं, फिर मैं बताऊंगा, लेकिन उसको तो मत देखो, मेरी तरफ देखो, है ना, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट, ये बच्ची 10th की है, हाँ 10th वाले बच्चे, क्या नाम है आपका, रुचि। आपके पास में NCERT चलती होगी ना, तो बाद में 11th स्टैंडर्ड में जब आप आएंगे तो कौन सी स्ट्रीम लेना पसंद करेंगे, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स? आर्ट्स लेना पसंद करेंगे। कैसे आपने डिसाइड किया? अच्छा लगता है आर्ट्स में, क्या अच्छा लगता है? अच्छा, ठीक, वेरी गुड। साइंस में अच्छा क्या नहीं लगता है? साइंस तो अभी है आपके पास 10th स्टैंडर्ड में, तो कॉमन है। मैथ अच्छा नहीं लगता है, लेकिन साइंस में बेटा मैथमेटिक्स के अलावा अभी होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी होती है, ठीक है, चलेगा। आपका नाम बताइए बेटा, आगे फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो, बताइए। कुछ डिसाइड किया आपने? नहीं, डिजाइनर, फैशन डिजाइनर पसंद है, वेरी गुड। तो मान लीजिएगा मैं इनसे रिक्वेस्ट देती हूँ, ये जो है इन्होंने 12th क्लास में आके एक फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया, और ये उसका एंट्रेंस एग्जाम होता है, क्वालिफाई हो गए, और वहाँ पर इन्होंने वहाँ से डिग्री हासिल की, इसकी फैशन डिजाइनर बनी। अभी उसी कॉलेज में पढ़ते रहेंगे कि नौकरी करेंगे? नौकरी करेंगे। अब नौकरी के लिए कंपनी ने इनको ऑफर किया, 2-3 कंपनियां, जरा सभी बच्चे सोच के आंसर देना क्या, क्योंकि मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूँ। इस बिल्डिंग में ट्यूबलाइट भी लगा है, पंखा भी लगा है, लेकिन जब तक तार आपका फूल से कनेक्ट नहीं होगा तब तक बिजली जलेगी बिल्डिंग में। तो पहले जरूरी क्या है, कनेक्शन की, आपकी डिवाइस लगाना, कनेक्शन। तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, अब कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये बच्ची जो है फैशन डिजाइनर बन गई, और जो है इनको कंपनी ने ऑफर किया, किसके लिए, किसके लिए, जॉब की, किसके लिए। एक कंपनी ने इनको ऑफर किया 50,000 रुपये महीना, और एक कंपनी ने इनको ऑफर किया 1 लाख रुपये महीना। ये बच्ची किस वाले जॉब को पसंद करेगी? 50। कौन बच्चे 50 वाले यहाँ खड़ा है? 1 लाख रुपए ज्यादा होता है कि 50,000? तो चलिए आप 50,000 वाले बच्चे से पूछते क्यों 50,000? तो सोच के बोला था ना आपने, क्यों? ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता। इसमें लालच कहाँ है? इसमें तो इनकी कैपेबिलिटी के अनुसार, यदि आपको कोई आपको इनाम में 100 रुपये दे रहा है तो आपको देखा होगा तभी तो दे रहा है। इसमें ये लालच कर रहे हैं कि कंपनी इनको दे रही है, इसका मतलब ये अच्छे कैंडिडेट है तभी तो दे रही है। इसमें लालच की बात नहीं है। आपको कोई 200 रुपये दे रहा है और 100 रुपये दे रहा है, कि कौन सा पैसा लोगे? 200 वाला लोगे कि 100 वाला? तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन है बच्चा, ठीक है। लालच बुरी बलाए, ये बात बिल्कुल सही है,
लेकिन लालच का मतलब ये है कि आप गलत दिशा में आपको लालच नहीं करना, ठीक है। कहीं पर यदि कोई एक्टिविटी हो रही है उसे बिना जब्ती नहीं करनी, लालच बस आपका दूसरे का नुकसान नहीं करना, अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान ये है। इसमें इसका फायदा है कि दूसरे का है और कंपनी का फायदा है कि नहीं, क्योंकि ये जॉब करेगी तो कंपनी को पैसा मिलेगा, तो कंपनी भी पैसा कमाएगी और ये भी। तो 1 लाख रुपए वाली जॉब को ये पसंद करें। अगर इन्होंने जॉब किया 1 लाख वाला, क्योंकि उसमें क्या ज्यादा है, क्या चीज ज्यादा आ रही है, पैसे ज्यादा है मतलब फायदा ज्यादा। अब जब ये फायदा ज्यादा है इसलिए इनके माइंड में इस कार्य को करते हुए रुचि या इंटरेस्ट ज्यादा होगा कि कम होगा। अब ये कार्य को जब ये करेंगे, जो भी जॉब करेंगे डेडिकेशन के साथ करेंगे कि अनकंफर्टेबल होकर करेंगे, डेडिकेशन के साथ करेंगे कि नहीं। यदि डेडिकेशन के साथ नहीं किया तो इनकी जॉब से निकाल दिया जाएगा कि कंटिन्यू रहेगी, निकाल दिया जाएगा। इनका कार्य करने के प्रति डेडिकेशन ज्यादा होगा कि कम, बोलिए। डेडिकेशन समझते हो, कंसंट्रेशन ज्यादा होगा कि कम, ज्यादा होगा। और जब ये ज्यादा होगा तो ये डिजाइनिंग बढ़िया करेंगे कि गड़बड़, बढ़िया। तो इनका प्रोडक्ट अच्छा होगा कि गड़बड़, तो जब अच्छा होगा तो मार्केट में ज्यादा बिकेगा कि कम, तो कंपनी को ज्यादा फायदा होगा, देखो सैलरी। तो मेन चीज क्या है, देखिए सबसे पहले फायदा, और फायदे से अपने आप क्या माइंड में क्रिएट हुआ, इंटरेस्ट। क्या क्रिएट हुआ, और इंटरेस्ट से अपने आप आपका माइंड क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेट। क्या हो गया, अपने आप हो रहा है कि करना पड़ रहा है। कैसे करेंगे बताइए, कैसे स्विच ऑन करेंगे बताइए, करना नहीं पड़ रहा, अपने आप होगा। यदि आप अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता, ये ऑटोमेटिकली होगा। सांस अपने आप ले रहे हो कि सांस लेनी पड़ रही है, अब लेनी पड़ रही है कि अपने आप हो रही है, अपने आप प्रोसेस हो रही है कि नहीं। इसी तरीके से गॉड गिफ्टेड जब आपको बेनिफिट, जब आपको पता चलता है तो अपने आप उस कार्य के प्रति आपको इंटरेस्ट क्रिएट होगा और उसकी वजह से आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। इससे बहुत बड़ा फायदा क्या कि आपके माइंड में इमेजिनेशन पावर का जो स्विच है वो ऑन होगा, आपकी सोचने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है और कॉन्सेप्ट को जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं उसे आप इफेक्टिव वे में करेंगे और उसका आउटपुट क्या होता है, एक्सीलेंट होता है। क्लियर। बिल्कुल यही चीज हम किस में लाएंगे, पढ़ाई में लाएंगे। जब भी किसी भी सब्जेक्ट के या विषय के कंसेप्ट को जब आप पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी करते या क्लास में पढ़ते, उसका सबसे पहले क्या देखो, फायदा। क्या देख रहा है, फायदा कहाँ देख रहा है, आपको डेली लाइफ में देखना। कहाँ देख रहा है, डेली लाइफ का मतलब है दिन प्रतिदिन चर्या। दिन प्रतिदिन चर्या का मतलब क्या देखिएगा, सुबह से लेके कितने बार इस कंसेप्ट का हम उपयोग करते हैं। राइट। बाई चांस ये वाला कंसेप्ट आपके एग्जाम में नहीं आया तो आपको ये दुख नहीं होगा कि इसे पढ़ के हमने अपना समय बर्बाद नहीं किया कि नहीं किया, नहीं। तो सबसे पहले क्या देख रहा है, उसका फायदा कितना है, कहां पे, डेली। क्लियर। दूसरे नंबर पे आपको क्या देख रहा है कि उस कंसेप्ट को पढ़ के, जैसे कि साइंस में आपके पास भौतिक विज्ञान भी है, रसायन विज्ञान भी है और जीव विज्ञान भी। और यदि आप भौतिक विज्ञान में आए तो भौतिक विज्ञान में कोई भी कंसेप्ट जब हम पढ़ते हैं उसका उपयोग देखो कि 4 चैप्टर आपके पास है फिजिक्स में।
उस 4 चैप्टर में उसका कितना फायदा हुआ। मान लीजिएगा उस कंसेप्ट को पढ़ के चारों चैप्टर में उसका यूज है, तो जरा सोचो कि उस कंसेप्ट को केवल 2 मिनट कॉन्सेंट्रेट होकर आपने पढ़ लिया तो चारों चैप्टर आपके लिए इफेक्टिव हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो आपको फायदा एक तो डेली लाइफ में पता चला और एक इसमें सब्जेक्ट में भी। फॉर एग्जाम्पल भौतिक हिंदी में ना समझिए, भौतिक विज्ञान का मतलब होता है भौतिक राशि। भौतिक विज्ञान में क्या आएगा, कंसेप्ट आएगा और सवाल आते हैं, जिसे कंसेप्ट को आप लोग बोलते हैं डेफिनेशन या परिभाषा। परिभाषाएं आती है और क्या आते हैं, सवाल आते हैं। और भौतिक विज्ञान का मतलब है कि जितने भी सवाल हैं, जितने भी परिभाषाएं हैं, वो किस पर निर्भर करेगी, भौतिक राशियों पर निर्भर करेगी। किस पर, भौतिक राशियों। भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती थी, कौन, सदिश और 10th वाले बच्चे 9th वाले बच्चे आंसर दे सकते। कौन कौन सी 2 राशियां होती है, आप लोग पता है, सदिश राशि और अदिश राशि। कौन सी राशि और अदिश राशि। फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में 4 चैप्टर। 10th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है, एक लाइट वाला चैप्टर है, एक मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी वाला चैप्टर है कि नहीं। ये चारों चैप्टर किस पर निर्भर करेंगे, भौतिक राशियों पर। ठीक है, आप लोग बहुत छोटे हैं, आपको नहीं पता होगा। ठीक है, हम 9th 10th के स्टैंडर्ड में बात कर रहे हैं। ठीक, आप किस क्लास को, ये बच्चे 6th में छोटे। तो यहाँ पर पूरे आपका जो सवाल है, चारों चैप्टर किस पर निर्भर करेंगे, भौतिक राशि। कुछ होगी सदिश और कुछ होगी अदिश। अब सदिश राशि में क्या होता है, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों कैसा होता है, निश्चित। और अदिश में क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों होती है, लेकिन परिमाण तो निश्चित होता है और दिशा निश्चित नहीं होती। जैसे आप अपने घर से यहाँ पर आए तो आपके अंदर दिशा तो है, लेकिन निश्चित दिशा है कि वेरिएबल दिशा है, जरा सोच के बताओ। जब अपने घर से स्कूल जब आए तो आपके पास डायरेक्शन तो है, लेकिन डेफिनेट डायरेक्शन है कि वेरिएबल डायरेक्शन है, सोच के बताइए। सोच के बताइए, जो आंसर आ रहा है बताइए। डेफिनेट का मतलब निश्चित एक ही दिशा में चले, और इधर उधर घूम के आए, वो क्या है, दिशा। दिशा कैसी है, वेरिएबल। तो कौन सी दिशा है आपके पास, निश्चित या वेरिएबल। निश्चित का मतलब एक ही दिशा में चले, कहीं नहीं मुड़े। और जब मुड़ के आ रहे इधर उधर, दिशा निश्चित है कि अनिश्चित है, निश्चित है। जब आपका घर इधर है और आपका स्कूल इधर है, इधर चले फिर इधर चले फिर इधर चले, ये दिशा कैसी है, निश्चित है कि अनिश्चित है, अनिश्चित। तो कौन सी राशि है ये, सदिश की अदिश, अदिश। तो जब भी अदिश राशि पर कोई भी सवाल पूरी फिजिक्स में आएगा, उसे सॉल्व करते वक्त उस परिभाषा को लगाते वक्त दिशा का ध्यान नहीं दे, दिशा का ध्यान। और जब यदि कोई आपका घर ये सामने वाला हो, सीधे स्कूल में आए, तो यहाँ पे दिशा निश्चित है कि अनिश्चित, जिसे बोलते हैं विस्थापन, सुना होगा आप लोगों ने। फिजिक्स में कोई भी परिभाषा, कोई भी सवाल जो सदिश राशि पर निर्भर कर रहा है, परिभाषा को लगाते वक्त दिशा का ध्यान देना पड़ेगा। क्यों दिशा इसमें, क्यों ध्यान क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि दिशा इसमें कैसी है, निश्चित है कि अनिश्चित, निश्चित में बड़ा है। तो छोटे बच्चे बन गए, निश्चित है कि अनिश्चित। तो जो परिभाषा, जो फॉर्मूला, जिसमें जो सदिश राशियां है, उसमें किस बात का ध्यान देना है,
दिशा का गहरा है कि नहीं गहरा? थोड़ा लाउडली बोले यार। दिशा का ध्यान सदस्य राशि में गहरा है कि अधिश राशि में? बोलिए। लाइट है दोनों बच्चों के लिए ये दिशा